जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वो पर्सनली मैं कह सकती हूँ कि मैं एक लड़की हूँ, एक महिला हूँ, मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं आज त्विषा शर्मा की, जो मॉडल एक्ट्रेस थी और 6 महीने पहले जिनकी शादी हुई थी भोपाल में, नोएडा की रहने वाली थी। वो लड़की जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, एक्ट्रेस थी, मॉडल थी, कहने के लिए आत्मनिर्भर और एक एक एम्पावर्ड महिला के साथ उसकी ससुराल में ऐसा होता है, एक इस तरह की परिस्थिति में उसकी मौत होती है। वो त्विषा जो मरने से 2.5-3 घंटा पहले सैलून में जाती है, वहां पर हेड मसाज और लगभग 3 घंटे बिताती है सेल्फ केयर में। उसको बोला जाता है, उन्हीं की सास ग्रीबाला सिंह जो रिटायर्ड जज हैं, कि वो मेंटली स्टेबल नहीं थी, शिजोफ्रेनिक थी, वो ड्रग एडिक्ट थी और क्या कुछ पब्लिकली उसके कैरेक्टर को लेकर नहीं बोला गया। अब सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरह से इस पूरे केस को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, या फिर जो एविडेंसेस थे, पुलिस की जो इनिशियल जांच है उसमें भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये केस जो है इतना डिस्कस्ड है और मुझे लगता है कि बनता भी है, क्योंकि आज सवाल यहाँ पर सिर्फ त्विषा का नहीं है। सवाल ये है कि एम्पावर्ड महिलाओं के साथ अगर ऐसा होता है तो एक आम जो भारत की बेटी है उसके लिए आप सुरक्षा को लेकर बड़े सारे सवाल खड़ा कर सकते हैं कि उनकी सुरक्षा का क्या। अगर संपन्न, सुरक्षित और एम्पावर्ड महिला के साथ ऐसा हो सकता है तो आम भारतीय बेटी का क्या। तो इसी पर आज की चर्चा रखते हैं और फिर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है नाजिया इलाही खान। नाजिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। वंदे मातरम, जय माँ काली। वाकई में ये जो टॉपिक है आज वो बहुत ही पर्सनल है। मुझे नहीं हम्म, लगता है कि ये दूर दूर तक भी पॉलिटिकल है या दूर दूर तक भी इसको किसी और नज़रिए से देखा जाए, क्योंकि हम दोनों यहाँ पर महिलाएं हैं और मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट को, इस एपिसोड को जो भी देखेंगी महिलाएं, उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। क्योंकि जब दो शिक्षित महिलाएं और दो एम्पावर महिलाएं, एक ऐसे एम्पावर महिला जिसकी एक मिस्टीरियस डेथ का उलझन जो है वो अभी तक सुलझ नहीं रहा है, इस पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अंबर, आज सुबह सुबह मैं एक पटना हाई कोर्ट के का जजमेंट पढ़ रही थी। हम्म, तो अब क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है उसमें हमें जजमेंट्स बहुत पढ़ने पड़ते हैं, नए अमेंडमेंट्स बहुत पढ़ने पड़ते हैं, नए लॉज बहुत पढ़ने पड़ते हैं, इसलिए हम लोग कभी भी खुद को सिर्फ एडवोकेट नहीं, लर्नेड एडवोकेट कहते हैं, क्योंकि लर्न पढ़ते रहते हैं। एक चीज़ मुझे बड़ी बड़ी चुभी कि पटना हाई कोर्ट के 2024 का ही वो जजमेंट है और उसमें जज साहब पूछ रहे हैं पुलिस से कि आखिर ऐसा क्यों नहीं होता है कि हमारे पास कोई एक ऐसा केस आए जिसमें ननद जो है वो अपने घर में आग लगने से मर गई, सास जो है वो आग लगने से अपने घर में मर गई, बेटा जो है वो आग लगने से अपने घर में मर गया। पुलिस ने जो चार्जशीट रेडी किया था, वो पुलिस ने कहा था कि बाहर में डीजल रखा हुआ था और किसी कारण वो गैलन डीजल का गिर गया और उन्होंने गैस चूल्हे में माचिस जैसे ही लगाया, वो बहू के शरीर में आग लग गया और रात के 2 बजे वो चाय बनाने उठी थी। तो जज साहब ने काउंटर किया कि 99.99% किसी भी घर में डीजल गैलन में होता नहीं है, और बाहर में गैलन था तो कौन सा भूत आया जो गैलन को खोल करके उसका ढक्कन गिरा दिया। और रात में 2 बजे वो चाय बनाने उठी, मतलब उसके ऊपर डोमेस्टिक टॉर्चर पहले से ही हो रहा था, और उसके बाद फिर गैस का लाइटर नहीं था, उसको मैच बॉक्स जलाना पड़ा, और उसके बाद फिर बाहर का डीजल तुरंत उसके पैर तक भी आ गया और वो जल भी हम्म, गई। और वो घर में बिल्कुल अकेली थी, तो फिर वो चाय किसके लिए हम्म, बना रही थी। हम्म, तो ये जो जजमेंट है ना, और इस जजमेंट को जब आप पूरा पढ़ेंगी तो एहसास होता है कि किस तरीके से डायबोलिक माइंड स्ट्रैटेजिकली प्लान करते हैं ससुराल वाले कि मुझे अपनी बहू को मारना कैसे है, अपनी बहू का मर्डर कैसे करना है। मैं कल जब मेरे पास नेशनल न्यूज़ आए तो मैंने हम्म, उनसे पूछा कि आप कौन से केस के बारे में कह रहे हैं, जो अभी हालिया में नोएडा में हुआ उसके, या जो भोपाल में हुआ उसके, या जो बिहार में हुआ उसके, या जो झारखंड में हुआ उसके, या जो हरियाणा में हुआ उसके, क्योंकि हर 6 घंटे पर एक बहू मर जाती है इस देश में।
तो कौन सा मैटर मैं आपसे डिस्कस करूं? एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई एम नॉट बहू, इसलिए मैं जिंदा हूं और मुझे लगता है कि मैं अपनी अपनी पूरी इज्जत के साथ अपनी जिंदगी जी रही हूं। और ऐसा एहसास होता है कि अब धीरे धीरे विश्वास इतना खत्म होता चला जा रहा है कि आने वाला जो जनरेशन है वो लड़कियां शादी करने से कतराएंगी। इनफैक्ट नहीं नाजिया, आपकी बात बीच में रुक रही है। जो सर्वे है वो ये कहता है कि नई जो ये आजकल की भारत की जनरेशन है, वो लड़कियां भारत में शादी नहीं करना चाहती, और मेजोरिटी लड़कियों की है, ये लेटेस्ट सर्वे है। हाँ, नहीं करना चाहेंगी, बिल्कुल नहीं करना चाहेंगी। अब आप सोचिए कि फॉर्मर रिटायर्ड जज ग्रिबाला को अपनी बहू के मरने का गम नहीं था, प्लांट्स पे वो पानी नहीं देती थी, वो लिविंग एंटिटी है, लिविंग इंसान। एंटिटी है प्लांट, उसका उनको बहुत गम था। बहू के बदन के चोट का उनके पास जवाब नहीं था, लेकिन उनके पास ये जवाब था कि वो सुबह में अगरबत्ती नहीं जलाती थी। वो बहू के हत्या पर 4 सीढ़ी चढ़ करके या मिस्ट्री डेथ पर वो 4 सीढ़ी चढ़ करके वो बहू के बारे में हालचाल नहीं पूछ पाई, लेकिन उनको ये पता था कि वो रसोई घर में खाना नहीं बनाती थी। अब आप सोचिए कि हम सोसाइटी में क्या है कि हम शिक्षित घर में अगर अपनी बेटी को देंगे, तो मेरी बेटी अगर मॉडर्न है, मेरी बेटी अगर एम्पावर्ड है, अगर मैंने अपनी बेटी को झांसी की रानी बनाया है, अगर मैंने अपनी बेटी को बहुत बहुत एजुकेशन दे दिया है, बहुत स्मार्ट बना दिया है, तो शिक्षित घर में उसको जस्टिस तो मिलेगा भाई। और एक ऐसा घर जहां पर जज ही सासू माँ हो, तो उसके साथ तो क्राइम होने का दूर दूर तक कोई अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। पर क्या ये पता था किसी को कि बेटे के ईगो को और एनहांस करने के लिए, बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए एक फॉर्मर जज जो है वो को अक्यूज्ड बन जाती है, इवन एफआईआर में, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में प्राइम अक्यूज्ड बन जाती है। किसको पता था? जब जस्टिस वर्मा के घर से जले हुए नोट मिलते हैं तो भाई सब चुप हो जाओ, क्योंकि वो जस्टिस वर्मा के घर से मिला है। और जब रिटायर्ड जज ग्रिबाला की बहू का मिस्ट्री डेथ हो जाता है और उनको प्लांट की चिंता होती है, उनको रसोई घर में रोटियां पकाने की चिंता होती है, उनको भगवान को अगरबत्ती जलाने की चिंता होती है, लेकिन बहू की चिंता नहीं होती है, तब भी सब चुप चुप हो जाओ, किसी को कुछ नहीं बोलना है, एकदम चुप। क्या हो गया? अगर एक बेटी भारत की मरी गई तो हो गया, इसमें क्या बड़ी बात है? मर गई मर गई, अभी बहुत सारी बेटियां हैं, वो भी मर जाएंगी, कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मर्द जो है ना, वो अपने ईगो को बहुत ज्यादा ऊपर तक पहुंचाने के चक्कर में वो कब अक्यूज्ड बन जाते हैं ये उनको समझ में नहीं आता है। इवन वो खुद क्रिमिनल एडवोकेट था। एग्जैक्टली। और लड़के की माँ अपने बेटे की ओवर प्रोटेक्ट नेचर और ये ममाज बॉय वाला जो बिहेवियर है, वो बेटे को मर्द बनने कभी देता ही नहीं है। अगर कोई बेटा अपनी माँ का बहुत ज्यादा ममाज बॉय है, तो ये चीज पहले ही लड़कियों को समझ लेना चाहिए कि वो कभी मर्द बन करके अपना परिवार तो नहीं बसा पाएगा। ये पहला इंटीमेशन लग जाना चाहिए। अगर कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपनी बीवी के साथ या अपनी फियांसे के साथ अगर वो चल रहा है और अम्मा का फोन अगर 2 बार से 10 बार में कन्वर्ट हो रहा है, तो पहले ही वो रिश्ता तोड़ देना चाहिए कि भैया अम्मा को पता है कि मैं इसकी मंगेतर हूँ, अम्मा को पता है कि मैं इसकी बीवी हूँ, फिर 10 बार फोन करने का मतलब तो समझ में नहीं आता है। द सेकेंड थिंग इज कि फॉर्मर जज ग्रिबाला ने क्या कहा, हाँ मेरी बड़ी बहू भी आती थी, लड़ाई करती थी, झगड़ा करती थी, चली जाती थी, इसलिए म्यूचुअल डिवोर्स हो गया। इतना इजी है, कितना इजी है ना सोसाइटी में फीमेल को, एक फीमेल दूसरे फीमेल को कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है, कितना आसान है। अरे वाह, मस्त बोलो। अच्छा, यही फॉर्मर जज ग्रिबाला जो है वो उसके भाई को, तुषा के भाई को फोन करके बोलती हैं
तुम्हारी बहन धंधा करती थी? तुम्हारी बहन प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी क्या? नहीं, पैसे वैसे कमाने के लिए ऐसा कुछ करती थी क्या? अब आप सोचो कि उस भाई पर क्या बीती होगी जब उसने अपनी बहन के बारे में ससुराल से और सास से ऐसे शब्द सुने होंगे। लेकिन समाज और सोसाइटी का जो बड़ा सा तमगा लेकर के जो हमारे परिवार वाले घूमते हैं ना, कि बेटी की जब तक शादी नहीं होगी तब तक वो इज्जतदार नहीं कहलाएगी, इसका एक जोरदार तमाचा जो है ना, वो बेटी के माँ बाप को भी लगा है। और सही कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कल सही कहा है, और एसजी मेहता ने सही कहा है, कोट अनकोट, कि एक डेथ बॉडी की बेटी की से बेटर है कि डिवोर्स बेटी को आप घर पे रख लो। लेकिन उसने कहा एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ कि कानून को स्ट्रिक्ट बनाना भी ज्यादा बेटर है, इवन कि बिना इन्वेस्टिगेशन के एक प्राइम एक्यूज्ड को लोअर कोर्ट से बेल अप्रूवल कर दे देना, ये भी बेटर हो सकता था। वो जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कल आया उसमें ये ऐड हो सकता था, जो मैंने कल रात में ट्वीट भी किया। आज के जमाने में लड़की शॉर्ट्स पहन ले हुआ, लड़की वेस्टर्न आउटफिट्स पहन ले हुआ, लड़की फैशनेबल हो जाए उसको बस चरित्रहीन बता दो। वो बेचारी कुछ करे ना करे, उसका लड़की पैदा होना ही इतना बड़ा जुर्म है कि उसको कटघरे पे खड़ा करना ही है। भाई 1450 साल पहले इस्लाम में स्लेवरी रखा जाता था और इस्लाम में लड़कियों को खरीद फरोख्त किया जाता था। उसके बाद फिर सती प्रथा आया, उसके बाद फिर हमारी देवियों को खड़े होकर के अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, और आज हमारा मिस्ट्री डेथ होता है हमारी जात का, और उसके बाद फिर सासू माँ बैठ करके ये कहती है कि वो तो ड्रग्स एडिक्टेड थी। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ बोलने वाला जितनी भी सफाई से झूठ बोले, कहीं लेकिन नाजिया पता है क्या, नॉट ओनली कि ग्रिबाला सिंह ने मीडिया के सामने त्रिशा का कैरेक्टर असैसिनेशन किया, बल्कि जिस सालों में गई थी त्रिशा हेड मसाज और अपनी स्किन ब्यूटी केयर के लिए, उसकी जी अपने जो लॉयर्स थे, जी प्लीज, वो सारा भी उन्होंने मतलब एक आउट ऑफ द वे जाके कानून का उल्लंघन करके, आप खुद एक जज हैं, आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप एक सैलून से आप फुटेज लें, वो और अपने भी घर की जो सीसीटीवी था उसके सीसीटीवी टेक्नीशियन बुलाया उन्होंने बिफोर पुलिस, और सारा उसको सीसीटीवी का जो सॉफ्टवेयर था वो अपग्रेड कराया, 46 कॉल उन्होंने की। मतलब ये सारा कुछ वो पहले ही कर रही है, और आपने वो सीसीटीवी जो फुटेज वायरल हो रही है उसमें आप देख रही कि बड़े आराम से वो घूम रही है, उनको कोई चिंता नहीं है कि घर की बहू मर चुकी है। जस्टिस ग्रेबाला के ऊपर और भी 2 एफआईआर हो सकता है, मैं उसी को अभी मेंशन करने चाह रही थी आपको। जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनको कोई मतलब नहीं है कि मेरी बहू की बॉडी जो है वो मॉर्ग हाउस में है, उसका पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं हुआ, उसका अंतिम संस्कार हुआ कि नहीं हुआ, उसके शरीर पे कितने चोट हैं, उसके शरीर से क्या क्या चोटें पता चली हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ इतना बोलना है कि वो कितनी बुरी थी, कितनी खराब थी, और वो कारण पता कर रही थी कि आखिर क्या कारण था कि वो बच्चा नहीं पैदा करना चाहती थी। तो जस्टिस फॉर्मर जज ग्रेबाला जी, कारण बस एक था कि माई बॉडी माई रूल, एंड वी डोंट नीड वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स, कोट अनकोट। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि वो ड्रग्स एडिक्टेड थी। अच्छा किया कि आपने कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया, लेकिन सवाल तो आपके ऊपर भी उठ गया, जिस पर एक एफआईआर इमीडिएट राइट नाउ राइट हियर हो सकता है, और भोपाल का कमिश्नर खुद कर सकता है। जब किसी व्यक्ति को यह पता चल जाए कि उसके सर्कल में या आसपास में या दूर दूर में भी ड्रग्स का कंज्यूम किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ड्रग्स का खरीद फरोख्त भी हो रहा है। कंजम्पशन तो ऐसे नहीं हो सकता है ना, उसको तो खरीद फरोख्त करना पड़ता है। अब उस पर सबसे पहला, इन द आई ऑफ लॉ, सबसे पहला सवाल होता है कि कंज्यूम करने वाला व्यक्ति क्या कमर्शियल खरीद रहा है या कंजम्पशन के हिसाब से ही कंज्यूमर खरीद रहा है। अब इसका इन्वेस्टिगेशन करवाना अगर किसी थर्ड पर्सन को पता चल जाता है, तो उसकी एक आम साधारण जाहिल जपट नागरिक की भी एक जिम्मेदारी होती है
कि वो लोकल पुलिस स्टेशन पर या 102 पर या 100 पर डायल करके अगर वो थाना नहीं जाना चाहता है तो वो सिर्फ इतना बता सकता है कि फला फला एड्रेस पर ऐसा ऐसा हो रहा है, आप जाकर इंक्वायरी कर लीजिए, मैं इस फेंकड़े में पढ़ना नहीं चाहता हूं या पढ़ना नहीं चाहती हूं। फॉर्मर जज ग्रेबाला सिंह जज रह चुकी है और उनकी नजरों के सामने उनकी बहू ड्रग्स खरीद रही थी। उनके घर के अंदर, एक फॉर्मर जज के घर के अंदर ड्रग्स का कंजम्पशन बहू कर रही थी और आपने पुलिस को इत्तला करने का आपने जहमत नहीं किया, तो कानून की नजर में आप भी को अक्यूज्ड हो गई। क्रिस्टल क्लियर आप को अक्यूज्ड हो गई। एक, कि कानून का शक आएगा कि कहीं आप भी तो नहीं करती थी। दूसरा, कहीं आपका बेटा भी तो साथ में नहीं करता था। तीसरा, खरीद फरोख्त में कहीं आपके इन्फॉर्मा तो नहीं साथ में थे क्योंकि आप जज रह चुकी हैं। चौथा, कि आपके ऊपर छुपाने का भी आरोप लगेगा, वो सेक्शंस भी लगेंगे। अब जैसे एक पॉडकास्ट में बॉम्बे से आकर के पुनीत वशिष्ठ, जिनके साथ मेरा अफेयर था, वो बॉम्बे से डायरेक्ट वो दिल्ली आए हैं एक पॉडकास्ट करने के लिए, और उस पॉडकास्ट में बैठ करके उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी जहां गराज में जाती थी दिल्ली में किसी मैकेनिक के यहाँ, जबकि मेरी गाड़ी हमेशा सिर्फ और सिर्फ कंपनी में गई है, वहां पर उस मैकेनिक के पहचान वाले के किसी एक दोस्त ने पुनीत वशिष्ठ को कॉल करके कहा है कि मेरी गाड़ी में 1/2 kg चरस था। ठीक है, ये उन्होंने पॉडकास्ट में कहा है, और जिसने पॉडकास्ट किया है अब वो भी पकड़ में आ जाएगी, वो भी अरेस्ट होगी कि उसने भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। जब आपको ये बात पता चल गई तो आपने कैमरा पे क्यों बोला? कैमरा में जज पुलिस थोड़े ही होते हैं। आप अगर एक जिम्मेदार नागरिक है तो आपको तुरंत कॉल करना चाहिए था, चाहे बॉम्बे से बैठे हुए चाहे दिल्ली में बैठे हुए, पॉडकास्ट करने से पहले या करने के बाद, या जब इंफॉर्मेशन मिला तब आपको तुरंत कॉल करना चाहिए था पुलिस को कि ऐसा ऐसा है, ये गराज वाला है और ये व्यक्ति ने मुझे बताया है, आप इसका इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। क्योंकि ड्रग्स के खिलाफ सरकार, देश की सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार, चाहे वो कोई भी पार्टी की सरकार हो, एक मुहिम चलाती है कि हमारे देश के जवान और आने वाला जेनरेशन और जेनजी ऐसी किसी घटना या दुर्घटना का वो विक्टिम ना बन जाए। इसीलिए एक बहुत बड़ा अवेयरनेस का कैंप और अवेयरनेस की स्कीम देश की सरकार और राज्य सरकार की तरफ से, राज्य सरकार और देश के सरकार के पैसे पर चलती है। एनजीओ को बल्क में पैसा मिलता है एंटी ड्रग मुहिम चलाने के लिए। तो चाहे फॉर्मर जज ग्रेबाला सिंह हो या चाहे पुनीत वशिष्ठ बॉम्बे के एक्टर हो, जब आप दोनों को 2 लड़कियों के बारे में पता चला तो आप दोनों ने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? इसका मतलब है कि आप दोनों ही को अक्यूज्ड हैं, और वो भी को अक्यूज्ड है जिसने पुनीत वशिष्ठ को कॉल करके बताया, वो भी को अक्यूज्ड है, वो भी क्राइम किया है। तो ये एक हो गया फॉर्मर जस्टिस ग्रेबाला सिंह का। अब दूसरा आता है जो आपने पॉइंट आउट किया कि आप हु हैव गिवन यू अथॉरिटी टू कलेक्ट सीसीटीवी फुटेज। आपको ये अथॉरिटी किसने दी? आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि आप वहां से सीसीटीवी फुटेज मंगवा रही हैं? आपने कोई लिखित दिया कि मुझे सीसीटीवी वो फुटेज चाहिए? क्या पुलिस ने सीजर लिस्ट? सबसे बड़ी बात, उन्हें वो कौन होती है? पुलिस के पास अगर एफआईआर होने में 3 दिन लगे, पुलिस के पास एफआईआर दर्ज होगी, पुलिस जो आईयू है वो सारी इन्वेस्टिगेशन, पूरा एलिबाई, सीडीआर, सारा चीजें खुद वो अपने आप करते कि वो कहाँ गई थी, कहाँ कितना टाइम स्पेंड किया, और मॉर्निंग से सिर्फ 2.5 घंटा पहले गई थी तो लास्ट कहाँ पे थी, सबसे पहले तो पुलिस वहीं जाती है। तो आप कौन होती है? क्योंकि आप कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो सीसीटीवी, उन्होंने सैलून ऑनर को धमकाया, उनसे फुटेज ली, अपने 6 वकील उन्होंने भेजे थे जिन्होंने उनको जाकर धमकाया। तो सवाल यही है कि कहीं ना कहीं उस सबूतों को खत्म करने की कोशिश करी थी, जैसे उन्होंने अपने घर पे पूरा सीसीटीवी का सिस्टम अपग्रेड करा के सारी चीजें उड़ा दी। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट जो रेजिस्टेंस फोर्स जिससे गला दबाया गया है त्रिशा का, वो भी नहीं मिल रही है। तो वो कहाँ है? पुलिस से तो चुप हो नहीं सकती कि अरे जो इस्तेमाल हुआ है वेपन वो ही नहीं मिल रहा। नहीं, उसके लिए गड़बड़ हो रही है।
भोपाल के कमिश्नर ने आज तक को एक इंटरव्यू दिया जिसमें भोपाल के कमिश्नर ने आज तक को ये बात कही कि जब हम पीएम के लिए बॉडी दे रहे थे तो हमसे चूक हो गया, हम भूल गए वो बेल्ट देने के लिए, लेकिन हमने मालखाना में बिना किसी छेड़छाड़ के उसको सीज करके रखा हुआ है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भोपाल के कमिश्नर उस बेल्ट को अपनी कमर पे खुद लगाएंगे या उस बेल्ट से भी आने वाली कुर्बानी में वो बकरा पकड़ के लेकर आएंगे या उस बेल्ट से वो कुछ और करेंगे या फॉर्मर जज ग्रेबाला सिंह का वो हेल्प कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे जहां तक लग रहा है कुर्बानी का बकरा पकड़ के लेकर आएंगे। और जब सेकेंड टाइम पीएम के लिए वो बॉडी लेकर आया गया है तब जाकर के उन्होंने उस बेल्ट को हैंड ओवर किया है पीएम करने के लिए, पोस्टमार्टम। तो अच्छा, ये भी नहीं पता कि वही रेजिस्टेंस वही बेल्ट है कि नहीं? क्योंकि इतने दिन तक मिली नहीं, कैसे उस पे भरोसा किया जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं जो अगर हाई कोर्ट ने सेकंड पोस्टमार्टम के लिए बोला है तो ये अपने आप में दिखाता है कि पुलिस ने जांच में बहुत ज्यादा चूक की है, तभी तो बोला। अदरवाइज हाई कोर्ट इतना बड़ा ऑर्डर नहीं कर सकता। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि हाई कोर्ट जो है दूसरी बार पोस्टमार्टम का ऑर्डर किया। नहीं, देखिए, हमारे बीएनएस के सेक्शन 80 पर जब हम जाते हैं और अननेचुरल डेथ अगर बहू का हो जाता है, डॉटर इन लॉ का, तो इमीडिएट विद इन 24 आवर्स अरेस्ट जो होता है वो कम से कम सास ससुर और हस्बैंड का तो हो जाता है। इसमें 3 दिन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि भोपाल के कमिश्नर ने कहा कि ऐसे केसेस में तो 1-1 महीना हमें बोला जाता है कि 1 महीने के बाद भी एफआईआर करो, पता नहीं। क्योंकि जब बीएनएस को रिकॉग्नाइज करवाया जा रहा था, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब बीएनएस को पढ़ रहे थे हमारे पटल पर, लोकतंत्र के मंदिर पर, तब वो ये बता रहे थे कि 24 घंटे के अंदर आपको एफआईआर रजिस्टर करना है और उसके बाद फिर आपको 90 डेज में चार्जशीट आपको सबमिट करना है। ये पूरी पाबंदी और ये पूरा स्ट्रिक्ट लॉ बीएनएस में दिया गया है। अब आता है सेकंड, कि जब हम बीएनएस का सेक्शन 112 पढ़ते हैं तो उसमें भी ये चीख कर बताया जा रहा है कि किसी भी तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उसको इन 2 सेक्शंस पर एंटिसिपेटरी बेल तो मिल नहीं सकता था। लेकिन हाँ, सौभाग्य की बात हमारे लिए ये है कि आर्टिकल 32 पर एक कॉग्निजेंस लिया गया और देश की सर्वोच्च न्यायालय ने इसको सुओमोटो नजर से देखा और इस पर चर्चा हुई। और कल एसजी मेहता ने जो धुआंधार धुरंधर की तरह चर्चा की है उसमें कहीं ना कहीं बेटियों के लिए और बेटियों की रक्षा और सुरक्षा के को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अप्रोप्रिएट और बहुत ही महत्वपूर्ण सबमिशन अपना रखा है। और सुओमोटो एवं किसी केस को नहीं लिया जाता है, एक बहुत ही क्विंटेसेंशियल एपिटोम केस जो वाकई में देश का एक चर्चा का विषय बना हुआ होता है। तो आर्टिकल 32 संविधान का ये अनुमति देता है, ये अथॉरिटी देता है देश की सर्वोच्च न्यायालय को कि आप उसको सुओमोटो एक्शन के तरीके से आप अपने पटल पर ला सकते हैं, जो एक्चुअली में पब्लिक इंटरेस्ट में रिट होता है। तो देश की सरकार और देश के सर्वोच्च न्यायालय और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी को जो केंद्र सरकार ने अपॉइंट किया है, इन तीनों बातों को मिला करके एक चीज तो साफ हो गई है कि केंद्र की सरकार और देश की सर्वोच्च न्यायालय ये चाहती है कि पब्लिक इंटरेस्ट में इस केस को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाए और जो एक्यूज्ड हैं उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए। अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि फॉर्मर जज ग्रेबाला सिंह के ऊपर जो सेक्शंस पहले एफआईआर में लगे थे, अब उनके ऊपर फैब्रिकेट जो एक्यूजेशन उन्होंने और एलिगेशन उन्होंने अपनी मरी हुई बहू पर लगाया है, क्योंकि डिजीज तो उठ करके अपनी सफाई दे नहीं सकता है, एक डिजीज तो उठ करके अपनी सफाई नहीं दे पाएगा, तो उस एक्यूजेशन और उस फैब्रिकेट एलिगेशन पर भी उनके ऊपर एफआईआर होगा। दूसरा, उन्होंने जो ड्रग्स की बात कही है, फैब्रिकेट स्टोरी, उस पर भी उनके ऊपर एफआईआर होगा। तो अभी 2 साइमल्टेनियसली उनके ऊपर एफआईआर हो सकता है। और साथ ही साथ भोपाल के कमिश्नर को इमीडिएट ऑन अ सीरियस नोट सस्पेंड करने की जरूरत है और राज्य सरकार जो मध्य प्रदेश की है उनको एक एसआईटी कमेटी बिठा करके कातरा पुलिस स्टेशन के एसएचओ और भोपाल के कमिश्नर को अंदर इन्वेस्टिगेशन लेने की जरूरत है, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ फीमेल भारत। हम शिव शक्ति का नाम आदरणीय प्रधानमंत्री नहीं दिया है हमें, आदरणीय प्रधानमंत्री का ही स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
उससे बैकफुट नहीं लेकिन लिया जा नाज़िया एक बात ये है कि हम बहुत सारे सवाल निकल के आ रहे हैं क्योंकि त्रिशा शर्मा जो केस है उसने कहीं न कहीं जो डिबेट अब मतलब ऑन एंड ऑफ हमें लगता था बंद हो गई। अब डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज इस तरह के केसेस तो आते थे लेकिन उस पर कोई लार्जली हम कोई बहस होते हुए नहीं देखते थे। एक बार फिर से उन सभी मुद्दों को इसने जन्म दिया है। भारत की कितनी तृषाओं की जो कहानियाँ हैं वो यहाँ पर लाकर खड़ी कर देता है कि भारत में जो महिलाओं के लिए सबसे बड़ी जो सुरक्षा की जगह माना जाता था कि वो घर अपने घर में सुरक्षित है, यहाँ पर वहां पर भी सवाल उठ के खड़े हो गए कि अब घर में भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन अब ये है कि आज तो यहाँ पर ये स्थिति आ गई कि एक बेटी के लिए सुरक्षा से जो है वो उनके सपनों से ज्यादा भी वो चिंता बनी हुई है। महिलाएं कुछ बनकर भी क्या उनके साथ हो रहा है, कैसे नहीं मतलब अंबर, क्या वो लेकिन महिलाओं को ऐसा क्या इसमें कर दे। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ नाज़िया आपसे कि कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि उल्टी दिशा में काम हो रहा है। मुझे लगता है कि लड़कों के ऊपर काम करना चाहिए था, उनकी ट्रेनिंग पे, उनकी अपब्रिंगिंग पे, उनके उनको जेंडर सेंसिटाइजेशन पे, पुलिस सेंसिटाइजेशन पे, खामखा बेटियों के उनको पढ़ाओ, लिखाओ, उनको जूडो, कराटे सिखाओ, ये सिखाओ। क्या उससे फ़ायदा हो रहा है? कुछ भी नहीं हो अ, रहा है फ़ायदा तो, समाज तो वहाँ कम ही है, महिलाओं के लिए वही माहौल है, वही मानसिकता है। नहीं, महिलाओं की तो मानसिकता आज भी वही है जो पहले थी, जो सती प्रथा और स्लेवरी एग्ज़ैक्टली वाला था, आज वही है। लेकिन मैं वही तो बोल ऐसा रही हूँ, है तो महिलाओं के लिए तो कुछ ऐसा नहीं है बदला। कि अ, बेटे जब जब बेटे की गलतियों पर माएँ चुप्पी साध लेती हैं, जब हुँ, बेटों के अभद्र बिहेवियर पर माएँ चुप्पी साध लेती हैं, जब बेटों की शिकायत सुनना माएँ बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो बेटा नहीं पाल रही हैं, वो आने वाले वक़्त का एक क्रिमिनल पाल रही हैं, ये पहला एग्ज़ाम्पल है। दूसरा कि हमारे हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 21 है राइट ऑफ प्राइवेसी। हुँ, तो जब ससुराल वाला या कोई भी XYZ कोई भी एक लड़की की राइट ऑफ प्राइवेसी को का हनन करे तो इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का कानून फीमेल के लिए है सब, लेकिन फीमेल हुँ। उसको उसको यूज़ नहीं करना चाहती है। उसको उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाना नहीं चाहती हैं। अब जैसे आपकी बहुत सारी तस्वीरें मॉर्फ़ की जाती हैं, मेरी बहुत सारी तस्वीरें मॉर्फ़ की जाती हैं, बहुत सारी ल लड़कियों की बहुत सारी तस्वीरें मॉर्फ़ की जाती हैं। अगर मल्टीपल एफआईआर हो जाए, मल्टीपल लौंडे लफंदरों पर, और पुलिस अपनी जो इग्नोरेंट बिहेवियर है, पुलिस अपनी जो लचर बिहेवियर है, पुलिस जो लेकिन अपना नाज़िया मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी, मैं ये बोलूँगी आपसे कि ऐसा नहीं कि महिलाएँ करना नहीं चाहती, समय रहते कार्रवाई नहीं होती महिलाओं के केसेज़ में, आज भी बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। अभी देखिए ट्विशा शर्मा केस में इतना हीनियस क्राइम, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस उसमें भी 3 दिन बाद एफआईआर हुई, वो भी मीडिया और पब्लिक प्रेशर के बाद। ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि एक छोटे-मोटे सभ्य घर केसेज़ में तो की ऐसे ही टाल देते हैं, वो घर पे आएगा, वो कहेगा भई आप अपना केस खत्म करवा लीजिए, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि उनको अपना ये निपटारा करना होता है, कि पेंडेंसी दिखानी नहीं होती, तो इस तरह से कहाँ से इंसाफ मिल रहा है? एक के बहुत सारे हमारे यहाँ हमारी सभ्यता में 90% लड़कियों को ये अप्रूवल नहीं मिलता है कि वो पुलिस स्टेशन जाए। पुलिस स्टेशन के हाँ, बड़ा नाम से बुरा ही माना जाता है कि ए भई लड़कियों का एक पुलिस हौवा बन स्टेशन जाता जाना। है कि पुलिस स्टेशन नहीं जाया जा सकता। दूसरा, बहुत राहत की सांस हुई थी जब बीएनएस और बीएनएसएस आया था कि चलो ई जो कंप्लेन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेन, ईमेल पर कंप्लेन, वो हमारे लिए बहुत बहुत सहूलत हुई थी, और जो साधारण घर की बच्चियाँ हैं और महिलाएँ हैं, उनके लिए भी बहुत नॉर्मल हुआ था कि हम व्हाट्सएप पे पुलिस को भेज देंगे या ईमेल कर देंगे। पर मैं आपको हुँ, गारंटी दे रही हूँ 99.9% ईमेल पर जो कंप्लेन होता है उसको खोल कर के भी एसएचओ या पुलिस स्टेशन देखता ही नहीं है, बिल्कुल, देखता कोई ही नहीं नहीं है। देखता। और उस पर कार्रवाई तो भूल जाइए, कार्रवाई तो भूल जाइए। अगर बस ना चले तो पुलिस आपको ही डांटने आ जाएगा, "ऐ, इतना ईमेल क्यों करती हो?" ठीक है, वो गाली दे रहा है तो दे रहा है, आप सुन लो थोड़ा। बस ना चले तो ये करे पुलिस। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश की सरकार के कान में, मेरे और आपके माध्यम से, हजारों लाखों करोड़ों भारत की बेटियों के माध्यम से ये बात बार बार सरकार के कान में टकरानी चाहिए कि किस तरीके से पुलिस, जो आपने सुविधाएं सरकार ने, देश की सरकार ने हमें दिया कि हमको पुलिस स्टेशन ना जाना पड़े, हम ईमेल पर अपना कंप्लेन कर सके और उस पर कार्रवाई हो सके, हमारा टेलीफोनिक और हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारा स्टेटमेंट लिया जा सके, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हम बेटियों को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।
हम ईमेल पर कंप्लेन करते रहते हैं, गालियां सुनते रहते हैं, पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस हमारे साथ कोई स्टेटमेंट नहीं लिया जाता है, हमें फिर से नोटिस पकड़ाया जाता है कि कोर्ट जाओ, कोर्ट में जाकर के जज साहिबा के सामने अपना स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड कराओ, जो हमारी फैमिली के लिए, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा का विषय बन जाता है। तो ये बात अगर जब तक करोड़ों बेटियां कंटिन्यूअसली नहीं बोलेंगी तब तक वो सरकार के कान में टकराएगा नहीं। और जब करोड़ों बेटियां अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात कहेंगी कि पुलिस ईमेल पर कंप्लेन नहीं देखती है, पुलिस हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंस पर स्टेटमेंट नहीं लेती है, पुलिस हमारे ईमेल के कंप्लेन पर एफआईआर नहीं करती है, तब जाकर के पुलिस का जो सबक है और पुलिस का जो क्लास है वो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के पास ही ज्यादातर पुलिस मंत्री होता है, उनको बैठ करके लेना पड़ेगा कि भैया एक दो आदमी महिला नहीं बोल रही है, इस देश की 1 करोड़ महिलाएं इस बारे में बात कर रही हैं कि भाई तुम लोग अपना कंप्यूटर का सिस्टम खोलकर देखते ही नहीं। बिल्कुल। तो आज जो हमारे सामने ये केस है, और ट्रिशा के बाद कम से कम 5-7 केसेस तो वो हैं जो मीडिया में आ चुके हैं, रिपोर्ट हो चुके हैं। और आप जरा सोचिए कि कितनी ऐसी ट्रिशाएं हैं जिनकी आवाजें मीडिया तक या हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिनको इंसाफ नहीं मिल पाता है, जो इतने हाईलाइटेड केस होते हैं और उन तक में इतनी देरी लगती है, इतना प्रेशर, इतनी पब्लिक स्क्रूटनी, मीडिया ट्रायल जिसको बोलते हैं। और मीडिया ट्रायल की वजह से ही, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, इनफैक्ट सीजीआई ने भी पूरी इस बात को बार बार मेंशन किया कि मीडिया की वजह से ये मामला हम तक पहुंचा। और सो मोटा भी सुप्रीम कोर्ट ने इस वजह से लिया क्योंकि इसमें एक रिटायर्ड जज, फॉर्मर जज इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल है कि कहीं ना कहीं जो लोग इन्फ्लुएंशियल हैं, जो जुडिशरी में है, वो इंसाफ को तोड़ मरोड़ सकते हैं या खरीद सकते हैं। तो ये पब्लिक हेल्थ और पब्लिक इंटरेस्ट में सो मोटो लिया गया है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कदम है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और ट्रिशा शर्मा केस का फैसला जो है वो सिर्फ एक मौत की हकीकत जो है वो उसका नतीजा नहीं होगा, ये इस बात की भी परीक्षा होगी कि जो हमारा समाज और हमारा न्याय तंत्र है वो महिलाओं की सुरक्षा पे कितना गंभीर है और कितनी गंभीरता से लेता है। हर बार जब किसी बेटी को इस तरह से संदिग्ध मौत की उसकी खबर आती है तो सिर्फ एक परिवार नहीं टूटता है, बल्कि समाज का जो भरोसा है वो कमजोर हो जाता है। महिला सुरक्षा सिर्फ कानून का मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक जिम्मेदारी है, पारिवारिक संस्कार की। और सवाल एक और सबसे बड़ा है कि समाज की ये पहचान है कि आप अपनी बेटियों को कितना सुरक्षित रख पाते हैं। हम बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन ट्रिशा को न्याय मिले ये तो बहुत बड़ी बात है। और इतना समय लग गया, जिस परिस्थिति से ट्रिशा मरने के बाद भी गुजरी, 12 दिन बाद उनको मुखाग्नि दी गई। मतलब अब न्याय मिले ना मिले वो तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन इसका फैसला अदालत करेगी। लेकिन सवाल आज अब हमें खुद से करना चाहिए, क्या हम अपनी बेटियों के लिए वास्तव में एक सुरक्षित समाज बना पा रहे हैं? क्योंकि जब तक हर बेटी बिना डर के जी नहीं सकती, तब तक महिला सुरक्षा पर हमारी लड़ाई जो है वो खत्म नहीं होने वाली। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हमारे लिए शायद जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई हैं ये एम्पावरमेंट के नाम पर, कि आप पढ़े लिखें, घर भी देखें और बाहर भी देखें, कमा कर भी लेके आए, लेकिन माहौल, मानसिकता आज भी महिलाओं के लिए वही है। तो जब तक समाज नहीं बदलेगा तब तक महिला सुरक्षा का जो सवाल है वो वही बरकरार रहेगा। ये महिला सेफ्टी के को लेकर के अंबर सिर्फ एक केस का मैं और रेफरेंस देना चाहूंगी। हम सबको याद होगा 2020 का दिशा सालियान का मिस्ट्री डेथ। यस। उस वक्त भी दिशा सालियान को मरने के बाद बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना वाहवाही लपेटने के लिए, किसी ने उसको प्रेग्नेंट बना दिया, किसी ने उसको सूरज पंचोली की रखेल बना दिया। मालवानी पुलिस स्टेशन ने तकरीबन 2-4-5 लोगों को बुलवाया भी, लेकिन आज तक मालवानी पुलिस स्टेशन ने 2020 से 2026 आ चुका है, ये नहीं बताया कि उन 5 लोगों को आपने ही फैसला जज बन के सुना दिया कि वो बरी हैं। मतलब बेटियों की और महिलाओं की इज्जत अब इतनी पत्ते पर आ चुकी है और खाक छान चुकी है कि कोई भी सोशल मीडिया पर उसका हनन कर दे, सास बैठ करके उसकी गंदी गंदी बुराइयां कर ले, हस्बैंड जो है और बॉयफ्रेंड और फियांसी जो है वो बैठ करके गंदी गंदी बातें बोले। और कानून इतना लचर है और पुलिस इतनी लचर है, चाहे राज्य कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, हमें सिर्फ अपनी बुराइयां सुनने की हिम्मत बढ़ानी होगी।
शायद अब ये हो चुका है। एग्जैक्टली मैं वही बोल रही हूँ कि महिलाओं के लिए माहौल जो है वो हमारे लिए चुनौतियां और बढ़ गई हैं। पहले हाँ ये अब होता हम था कि अब महिलाएं कम पढ़ी लिखी हाँ होती थी, घर का काम देखती थी, बच्चे परिवार देखकर कम से कम जिम्मेदारी थी, एक ही ये था कि भाई अधिकार कम मिले हुए। आज अधिकार तो अभी भी नहीं मिल रहे हैं। पढ़ लिख कर आपको कमा कर भी लेके बल्कि आना है, आपको अब घर भी उम्र, देखना है, बच्चा भी देखना है। और अब आपको एक ये भी सुनना जिम्मेदारी है कि और आप बढ़, तो हाँ कैरेक्टरलेस हो एग्जैक्टली अगर आप एग्जैक्टली, काम करने जा रहे हो एक तो जिम्मेदारी सेम और बढ़ तुषार का गई केस है भी। कि हमें पढ़ना भी है, हमें एग्जैक्टली जो आपने कहा, हमें पढ़ना भी है, हमें कमाना भी है, हमें एम्पावरमेंट भी दिखाना है, हमें शिव शक्ति भी खुद को साबित करना है, और उसके बाद जो हमारा डेफेमेशन और हमें जो डिफेम किया जा रहा है, मलाइन किया जा रहा है, उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग हार्ट और स्ट्रॉन्ग माइंड भी रखना है कि हम उसको भी डाइजेस्ट करते चले, उसको भी बिल्कुल डाइजेस्ट करते चले। तो ये एक अलग से जिम्मेदारी बढ़ी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नज़ीर बनाया जाएगा ट्विशा का केस, और मुझे लगता है हस्बैंड को कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन डेथ पेनल्टी उसकी सास को मिलनी चाहिए, क्योंकि एक एक लड़की जिसकी अभी तक क्योंकि अभी दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है, दूसरा मेडिकल रिपोर्ट नहीं आया है, इसलिए उसको मर्डर अभी मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मिस्ट्री डेथ उसका है। लेकिन जो बयानबाजियां और जो और जो एक्यूजेशन और जो एलिगेशन उनकी सासू माँ ने, और एक जब जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब वो फॉर्मर जज होती है, उन्होंने लगाया है, ये बहुत ही अभद्र है। तो इस केस को नज़ीर बनाने के लिए मुझे लगता है फास्ट ट्रैक कोर्ट से लाइफ इम्प्रिजमेंट तो फॉर्मर जज ग्रिबाला सिंह को मिलना चाहिए। बिल्कुल। और इससे भी कम क्या ही होगा, जिस तरह से उन्होंने पूरे केस को तोड़ मरोड़ने की कोशिश की, उससे कहीं ना कहीं जो शक है वो और ज्यादा गहराया जाता है कि ट्विशा के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जो बिल्कुल नेचुरल नहीं है। ऑफकोर्स सुसाइड तो मैं बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि जिस तरह से वो पूरे मौत से 2.5-3 घंटा पहले दिखी है, तो कोई भी सुसाइडल टेंडेंसी वाला इंसान अपने एंड आप को संवारने के लिए नहीं जाएगा। अपने घर जाने के लिए वो तैयारी कर रही थी कि ऑब्वियसली मैं घर जा रही हूँ, तो ऑफकोर्स तो कोई ऐसे सुसाइड कैसे कर सकता है? एक आम लड़की खुश है अपनी जिंदगी में, वो कैसे सुसाइड कर सकती है? तो सवाल दूसरा बड़े हैं। जी। दूसरा अंबर, आई एम सॉरी मैंने इंटरप्ट किया। हम्म, देखिए, जब जैसे मैं और आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, आप अपना एक चैनल चलाती हैं, मैं बहुत जगह स्पीच देती हूँ, बहुत जगह इंटरव्यू करती हूँ, आप भी इंटरव्यू करती हैं। हमारे माँ बाप की एक नज़र होती है कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, एक अप्रोप्रिएट नज़र होती है। अगर उनको थोड़ा सा भी दिख जाए कि यहाँ पर मैंने शब्द अच्छे नहीं प्रयोग किए हैं, या शब्द का चयन जो है वो ठीक नहीं है, आपने नोटिस किया होगा, आपके पेरेंट्स भी टोक देते होंगे, मेरे पेरेंट्स भी सीधा टोक देते हैं, फ़ोन आ जाता है, क्या हो रहा है ये? सभ्यता और संस्कृति भूल गई हो, डिसिप्लिन भूल गई हो। तो मैंने अभी ये बात इसलिए कही है कि अगर कोई पुरुष सोशल मीडिया के माध्यम से या अपने घर के अंदर अपनी बीवी को या अपनी गर्लफ्रेंड को या समाज की बेटियों को या अपनी मंगेतर को या सोसाइटी की बेटियों को अगर डिफेम और मलाइन कर रहा होता है, या टॉर्चर अपनी बीवी को कर रहा होता है, जो जो ट्रेशा के मामले में हुआ, जो वो कह रही थी कि भाई ये आदमी तो इतना बड़ा एडिक्टेड है कि ये बात तक ढंग से नहीं कर पाता है, तो उसकी माँ को कैसे नहीं पता चला होगा? हम इतने दूर रहते, मैं तो बहुत दूर रहती हूँ, बहुत डिस्टेंस में रहती हूँ, पर मेरी माँ को पता होता है कि मैं सोशल मीडिया पे क्या कर रही हूँ या मैं चैनलों में क्या बोल रही हूँ। इमीडिएट कॉल आता है, अप अप, तुरंत होता है। तो इतनी अभद्र और इतनी क्रिमिनल एक्टिविटीज माँ को कैसे नहीं पता चल रही है? तो मुझे ऐसा लगता है कि हर वो सोशल मीडिया पर महिलाओं को डिफेम और मलाइन करने वाला, या ट्विशा को जो हस्बैंड मिला था वैसा हस्बैंड, ये सब कुछ, ये सारे मर्द जो करते हैं क्रिमिनल जो एक्टिविटीज करते हैं या डायबॉलिक क्रिमिनल स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं, फीमेल को डिफेम और मलाइन करते हैं, वो अपनी माँ के सपोर्ट से ही करते हैं, अपने पेरेंट्स के सपोर्टिंग सिस्टम से ही करते हैं, तभी उनका मनोबल बढ़ा हुआ रहता है और तभी वो क्राइम को अंजाम दे पाते हैं। जी बिल्कुल। तो आज सवाल सिर्फ एक ट्विशा का नहीं, भारत की लाखों करोड़ ट्विशाओं का है कि आने वाले समय में क्या हम उनको वो समाज दे पाएंगे जिसकी वो हकदार हैं। बहस और ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन हम सबको अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। नाजिया, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।